बातें डाउनलोड नाउ। प्रयागराज में उमेश पाल अगवा केस में एमपी एमएलए की अदालत ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 मुलजमान को सुनाई सजाए उम्र कैद। अदालत ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया आयद। अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत 7 मुलजमान बरी। उमेश पाल की वालिदा ने अतीक अहमद के लिए सजाए मौत का किया मुतालबा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, पूरी रियासत में खौफ रात से पाक माहौल, हर मुजरिम को भेजा जाएगा जेल। पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा जारी। दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। हुक्मरान जमात ने अपोजिशन पर लगाया ऐवान को ना चलने देने का इल्जाम। बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाएगी समाजी इंसाफ का हफ्ता। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी चलाएगी खुसूसी मुहिम। पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में वजीर आजम ने इस तरह के प्रोग्राम चलाने पर दिया जोर। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा मरकजी हुकूमत के ओबीसी हामी फैसलों को आवाम तक पहुंचाने के लिए मुल्क के 1 लाख गांवों में चलाएगा मुहिम। बीजेपी ने ओबीसी बिरादरी की तौहीन करने पर राहुल गांधी को फिर से बनाया निशाना। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस के एक रुकन ने गांधी खानदान के कहने पर की सदर जमहूरिया की तौहीन। मुल्क की ओबीसी बिरादरी की तौहीन करने पर बीजेपी के ओबीसी अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज में गांधी के मजलिस से विजय चौक तक किया मार्च। जामिया तशद्दुद केस में शर्जिल इमाम, आसिफ इकबाल और सफूरा जरगर समेत 9 अफराद को बरी करने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने पलट दिया। हाई कोर्ट ने आईपीसी के मुख्तलिफ दफात के तहत उन पर तय करदा इल्जामात 2 दिगर को बरी करने के फैसले को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में किया था चैलेंज। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुजव्वज़ा अदलिया इस्लाहात को पार्लियामेंट के अगले इजलास तक मुलतवी करने पर जाहिर की रजामंदी। मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के सरबराह ने फौरी तौर पर हड़ताल वापस लेने का कर दिया ऐलान। अमरीका ने किया खैर मकदम। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर।
प्रयागराज की एमपीएमएलए अदालत ने 2006 के उमेश पाल अगवा केस में आज अपना फैसला सुनाया। एमपीएमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने मरकजी मुलजिम अतीक अहमद समेत 3 मुलजिमान को कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत 7 मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। अदालत ने अतीक अहमद समेत 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। ये जुर्माना उमेश पाल के अहल खाना को दिया जाएगा। मुकदमे में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद को आईपीसी की दफा 364A समेत दीगर मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिम करार दिया गया था। अतीक अहमद को जिस केस में सजा सुनाई गई है वो 17 साल पुराना है। ये मामला है उमेश पाल के अगवा का, जो BSP MLA राजू पाल कत्ल केस के अहम गवाह थे। उमेश पाल का हाल ही में कत्ल हुआ था। उमेश पाल ने ही अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अतीक ने उसे अगवा किया और उसे इज़ा पहुंचाई। इस केस में अशरफ अहमद, फरहान जावेद, इसार, आसिफ और अंसार को बेगुनाह साबित किया गया, जबकि एक दीगर मुलजिम अंसार की मौत हो गई है। बता दें कि अतीक अहमद उमेश पाल कत्ल केस समेत 100 से ज़ायद मुजरिमाना मुकदमात में नामजद है। और अतीक अहमद की सज़ा पर उमेश पाल की वालिदा शांति देवी ने कहा है कि वो अदलिया के फैसले का एहतराम करती हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अतीक अहमद को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। उमेश पाल की बीवी जया देवी ने कहा है कि ये दहशत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अतीक, उनके भाई और बेटे का खात्मा नहीं किया जाता। जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने जो कि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने अतीक अहमद पर अदालत के फैसले पर कहा है कि हमारी हुकूमत जराइम और मुजरिमों को खत्म कर रही है। अदालत में मुकदमा चल रहा है, हर मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरी रियासत में खौफ राज का माहौल बनाया गया है, हम हर मुजरिम को जेल भेजेंगे। माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए। और पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में आज जैसी अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट ने हिंडनबर्ग मामले पर ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के चंद मिनटों में ही लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के हंगामे के बाईस राज्यसभा की कार्रवाई भी पहले दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई। राज्यसभा में काले कपड़े पहने और कांग्रेस के मेंबरान ने असेंबली वेल के पास आए और नारे लगाए। हंगामा खत्म न होने के सबब कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कबल अज़ीर राज्यसभा में चेयरमैन ने खातून बॉक्सर चैंपियन को तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी और कहा कि यह खवातीन की ताकत का मुजाहरा और मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है। और राज्यसभा में चेयरमैन ने खवातीन बॉक्सर चैंपियन को तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी और कहा कि यह खवातीन की ताकत का मुजाहरा और मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है। काबिल गौर है कि खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 4 तमगे जीते हैं। निका ज़रीन, नीतू, स्वीटी बोरा और लवलीना मोर्गेहन ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। Our congratulations to Miss Nikat Zareen, Miss Lavlina Borhagen, Miss Neetu Ghanghas, Miss Sweety Bura.
Their outstanding accomplishments will steer India's future to great heights, inspiring and motivating the young aspiring athletes. Their achievements are a culmination of sheer hard work, great determination, and display of spectacular skills. These women boxers have once again proved that this is an era of resurgence of Nari Shakti. भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को ओबीसी कम्युनिटी की तौहीन करने पर निशाना बनाया है। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तौहीन करने की कोशिश में राहुल गांधी ने पूरी ओबीसी बिरादरी की तौहीन की है। ये पहली बार नहीं है कि गांधी खानदान ने दलित या पसमानदा तबकात के लोगों की तौहीन की हो। यहाँ तक कि जब कबायली खानदान की एक खातून सदर बनी थी तो कांग्रेस के एक रुकन ने गांधी खानदान की हिदायत पर द्रौपदी मुर्मू की भी तौहीन की थी। क्या ये पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। और स्मृति ईरानी ने आज सुबह मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की छवि पर हमला करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क झूठ बोला। उन्होंने मुल्क की पार्लियामेंट में झूठ बोला। राहुल गांधी के निशाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी के निशाने पर महज मुल्क की तरक्की है। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी सियासी बौखलाहट में राहुल गांधी के वजीर आजम के खिलाफ जहर अफशानी मुल्क की तौहीन में तब्दील हो गई है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। ओबीसी अरकान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी की तरफ से मुल्क की ओबीसी बिरादरी की तौहीन के खिलाफ एहतजाज करने के लिए गांधी मजलिस में से विजय चौक तक मार्च किया। मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के किरदार में है कि वो मुल्क और मुल्क के पसमानदा लोगों की तौहीन करें। इसके लिए राहुल गांधी आपको माफ़ी मांगनी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद सीनियर लीडर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समाजी इंसाफ हफ्ते के तौर पर मनाएगी। नेज़ उन्होंने कहा कि 15 मई से 15 जून तक 1 माह तक बीजेपी हुकूमत ने 9 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इजलास से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खिताब किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय यह है
कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे, सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने मीटिंग के बाद कहा कि बीजेपी की जीत की मुहिम को गुजरात और अब शुमाल मशरक की जीत की तरह आगे बढ़ाना है। हमारा जो जीत हो रहा है, पहले गुजरात में हुआ, लास्ट जब फरवरी से के सेशन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान रखा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद ये पहला बैठक है। तो ये भी जिक्र हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज्यादा होगा। मगरबी बंगाल के अपने 2 रोजा दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मशहूर बेलूर मठ पहुंची, जहां मिशन के जनरल सेक्रेटरी स्वामी सवेरानंद जी महाराज ने उनका इस्तकबाल किया। सदर ने बेलूर मठ के मरकजी मंदिर के साथ वाकई कंपाउंड में स्वामी विवेकानंद के कमरे का भी दौरा किया, जहां वो ध्यान लगाया करते थे। सदर ने पूरे कैंपस का दौरा किया। सदर की सिक्योरिटी के पेश नज़र मठ को तमाम ज़ायरीन के लिए सुबह 10 बजे तक बंद रखा गया। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सदर मुर्मू सुबह 9 बजे राजभवन कोलकाता से बेलूर मठ के लिए रवाना हुई थी। उसके बाद सदर मुर्मू ने कोलकाता में यूको बैंक के 80 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़दा तकरीब में भी शिरकत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया तशद्दुद केस में 11 में से 9 मुलज़िमीन के खिलाफ इल्ज़ाम तय किए हैं। इनमें इमाम तन्हा, सफूरा जरगर और शर्जर इमाम शामिल हैं। हाईकोर्ट ने आईपीसी की दफ़ा 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत इल्ज़ाम तय किए हैं। हाईकोर्ट ने 2 दीगर को रिहाई को बरकरार रखा है। वज़ीर है कि 9 अफराद के खिलाफ हंगामा आराई और गैर कानूनी मीटिंग समेत दीगर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि बाद नज़र में वो वीडियो में नजर आ रहे हैं। साकेत अदालत ने इस मामले में 11 मुलज़िमीन को बरी भी किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एसोचैम के सालाना इजलास इंडिया एट 100 2023 से खिताब किया। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की 130 करोड़ आबादी बोझ नहीं बल्कि एक मौका है। अमित शाह ने कहा कि जब तक भारत का हर खित्ता तरक्की याफ्ता नहीं होगा, भारत की मुल्क मुकम्मल तरक्की मुमकिन नहीं होगी। दुनिया में बहुत सारे लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं। मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। अब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो जब तक भारत के कोने कोने से भारत के विकास का प्रयास नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अमित शाह ने कहा कि भारत के 99% देहातों में बिजली पहुंच चुकी है। इसके साथ ही मुल्क में 82 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लगाए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ रखा है और हम इसे हासिल करेंगे। भारत में 99% गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। भारत नेट से 1.90 लाख पंचायतें जुड़ चुकी है। जो चिदम्बरम साहब जब पूछते थे तब 600 पंचायतें थी, अब 1.90 लाख पंचायतें भारत नेट से जुड़ चुकी है और 6,998 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम ये 6 साल के अंदर समाप्त कर दिया है। जो 2014 में 6.1 करोड़ थे, अब सितंबर 2022 का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, 82 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारत के अंदर उपलब्ध है। जीएसटी पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि जैसे लोग
गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, अब जीएसटी के अदाद-ओ-शुमार उन्हें जवाब दे रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 2014 में मुल्क के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट तक नहीं था, उनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वजीर आजम ने उनके खाते खोले और इन तमाम लोगों को मईशत से जोड़ दिया। 2014 में इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। आप मान सकते हैं, 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था, उनका भारत के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था। वो 60 करोड़ लोगों को लिए पूरा दिन कल क्या खाना है उसकी चिंता करने में ही जाता था। ज्यादा से ज्यादा हम हमारे परिवार को कैसे सुविधापूर्ण जीवन दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर इनकी ये चिंता से उनको मुक्त कर दिया। आज हर परिवार के अंदर बैंक अकाउंट है। नक़्ल अमल और कौमी शाहराह के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने आज एसोचैम के सालाना इजलास भारत एट 100 2023 से खिताब किया। नितिन गडकरी ने अपने खिताब में कहा कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम और आलूदगी से निजात दिलाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए वो मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को जाम और आलूदगी से निजात दिलाने के लिए दिल्ली के गोदामों, होलसेल बाज़ारों और कंटेनर डिपो को दिल्ली से बाहर पेरिफेरल रोड पर मुंतकिल किया जाएगा, ताकि दिल्ली में गाड़ियों की गैर ज़रूरी भीड़ भाड़ से बचा जा सके। मेरा प्लान ऐसा है कि दिल्ली का जो पेरिफेरल रोड है, इसमें 8 जगह पर रेलवे क्रॉस करती है इसको, और मैंने एनएचआई में इसका प्लान बनाया। और दिल्ली के पूरे गोडाउन्स, होलसेल मार्केट, कंटेनर डिपो और उसके साथ दिल्ली में जो जो होलसेल की मार्केट से वो पूरे ये रीड रोड पर देने के लिए जगह भी आइडेंटिफाई की है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंटेनर दिल्ली के अंदर आते कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली की सब्जियां भी बाहर जाएगी। ऑल टाइप ऑफ होलसेल मार्केट्स दिल्ली के पेरिफेरल रोड में जाएंगे तो दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, और जितना जरूरी होगा उतना माल दिल्ली में शोरूम में आएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पुणे में इंडिया अफ्रीका सर्विस चीफ्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका की सदियों पर मुहैयत एक भरपूर तारीख़ है। तमाम इंसानियत की नुक़्ते नज़र से अफ्रीका बर्रे आज़म और नस्ल से क़त्ए नज़र तमाम इंसानियत का गहवारा है, और ये कि भारत एक नौजवान आबादी और तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत के साथ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। India and Africa share a rich history across millennia. Even from the perspective of the entire humanity, out of Africa, theory postulates that Africa is the cradle of the humanity, irrespective of the continents, races, and ethnicities. India is one of the most ancient civilizations of the world, with a youthful population and a fast-growing economy. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत गरीबी भी देखी है। जब वो जज्बाती होते हैं और जब भी पुराने दिनों को याद करते हैं तो उन्हें अपनी गुर्बत भी ज़रूर याद आती है। उस दौर की अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी और ज़िंदगी की कीमत के बारे में भी वो बात करते हैं। उनका ख्याल है कि गरीब भी मुल्क में तब्दीली के कल्चर की हकीकी अलामत है। 25 दिसंबर 2016 को मन की बात में उन्होंने इस हकीकत को कबूल करते हुए क्या कहा था, आइए जानते हैं। जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुल्क गिर एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के अगले इजलास तक मुजव्वज़ अदलिया इस्लाहात को मुलतवी करने पर इत्तफाक किया है। नेतन्याहू ने मंसूबे के खिलाफ 2 रोज़ तक जारी रहने वाले ज़बरदस्त मुजाहिरों के बाद यह ऐलान किया। कौमी सतह पर नशर होने वाले अपने खिताब में इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मुतनाज़ा इस्लाहात पर फैसला करने के लिए खुद को और अपने सियासी मुखालफिन को वक्त देना चाहते हैं। इसराइली सदर आइजैक हर्ज़ोग ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस कदम का खैर मकदम किया और कहा है कि वाज़ेह, संजीदा और जिम्मेदाराना बातचीत का वक्त है, जिससे यकीनन नाराज़गी कम होगी।
बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के फौरन बाद मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के सरबराह ने कहा है कि वो फौरी तौर पर हड़ताल खत्म कर देंगे। अमेरिका के शहर नेशविल के एक निजी क्रिश्चियन एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग में 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने तसादुम में मुश्तबा हमलावर को भी हलाक कर दिया है। पुलिस का कहना है खातून शूटर की उम्र 19 साल से कम है। पुलिस ने बताया कि हमलावर के पास कम से कम 2 असॉल्ट राइफलें और एक हैंडगन थी। अस्पताल के हुक्काम ने इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक द काउंट स्कूल के 3 बच्चे गोली लगने से जख्मी हो गए। इनको जूनियर मॉनरो क्रेल जूनियर चिल्ड्रन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। गोलीबारी के दौरान स्कूल में नर्सरी से छठी जमात तक के तकरीबन 200 तलबा मौजूद थे। हमले का शिकार हुए स्कूल का नाम वाचा स्कूल बताया जा रहा है। मौके पर काफ़ी तादाद में पुलिस दस्ता तैनात किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमले पर अफसोस और मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। साथ ही कांग्रेस से मुहलिक हथियारों पर पाबंदी लगाने के अपने मुतालबे को भी दोहराया है। खेल की खबरों में यूरोप के अल्बानिया में मुनक़दा वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत के 5 खिलाड़ियों ने 9 तमगे जीत लिए हैं। इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक मजमूई तौर पर 14 तमगे अपने मुल्क के खाते में डाल दिए हैं। मर्दों के 55 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत के एंतो मचावताई ने स्नैच इवेंट में 103 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क इवेंट में 131 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इस तरह उन्होंने 234 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरी पोजीशन हासिल की है और भारत के खाते में 1 कांसा और 2 चांदी के तमगे डाले हैं। खवातीन के 45 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत की आकांक्षा ने स्नैच इवेंट में 68 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। क्लीन एंड जर्क इवेंट में स्मिता धोनी ने 83 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। तहाँ मजमूई टेबल में आकांक्षा ने कुल 150 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा मुकाम हासिल किया। इस तरह भारत की दोनों बेटियों ने 3 तमगे जीत लिए। मर्दों के 61 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत के गोलम टिंकू ने स्नैच इवेंट में 112 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरी पोजीशन हासिल की और भारत के लिए कांसे का तमगा जीता। मर्दों के 67 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत के बैदल बरीद भराली ने भारत को मजीद 2 कांसे के तमगे दिलाए। भराली ने क्लीन एंड जर्क इवेंट में 148 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा मुकाम हासिल किया, जबकि 267 किलोग्राम वजन उठाकर कांसे का तमगा जीता और तीसरे नंबर पर रहे। नाजरीन, आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वां दिन आज दुर्गा की 7वीं शक्ल कलरात्रि की पूजा की जाती है। कलरात्रि को खुद महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी कहा गया है। कलरात्रि की पूजा करने से वो अपने पैरोकारों को मौत से बचाती है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा दूसरे दिनों की तरह सुबह में होती है, लेकिन खुसूसी पूजा रात में भी की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। जग जननी जय जय जग जननी